गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं श्वेता कुमावत। पेपर नंबर 3। कौन सा है पेपर नंबर 3? आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा, जिसका यूनिट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास 1947 से 1992 तक। अर्थात इस यूनिट में यह बताया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा का विकास किन किन रूपों में हुआ और आगे इसके अंतर्गत संविधान में शिक्षा का प्रावधान रखने पर किन आयोगों का गठन हुआ। फर्स्ट है उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसके अंतर्गत आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से बनाना आवश्यक था। आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार बनाना आवश्यक था कि जिन नए राष्ट्रों का गठन हुआ है, जिन नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, उनको उनका शिक्षा के माध्यम से विकास कर सके। उनका क्या कर सके? शिक्षा के माध्यम से विकास कर सके। लेकिन देश में कई ऐसी समस्याएं थी, देश में कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे सामंतवादी विरासत अर्थात राष्ट्र पर सामंतवादियों का एकाधिकार, जातिगत भेदभाव, जाति में जो भेदभाव होता है वो जातिगत भेदभाव, सांप्रदायिक वैमनस्यता, भाषा में विभेद, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और गरीबी जैसी कई समस्याएं थी जो देश के विकास में एक प्रकार से क्या बनी हुई थी? चुनौती बनी हुई थी, एक प्रकार से बाधा बनी हुई थी। लेकिन फिर भी इन्हीं सब समस्याओं से निपटते हुए जनतांत्रिक नागरिकों का विकास करना, इन सब समस्याओं से निपटते हुए जनतांत्रिक नागरिकों का विकास करना और नागरिकों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोना बहुत आवश्यक था। इस कार्य के लिए क्या करना था कि संविधान में शिक्षा का प्रावधान होना आवश्यक था। इस कार्य के लिए संविधान में शिक्षा का प्रावधान होना आवश्यक था। इसलिए उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा आयोग के अंतर्गत हम 4 प्रकार के पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार के पहलुओं पर? 4 प्रकार के पहलुओं पर हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है संविधान में शिक्षा, सेकंड है आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा, थर्ड है विश्वविद्यालय आयोग, फोर्थ है मुदालियर आयोग। विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत उच्च शिक्षा आयोग और मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा। तो पहला है संविधान में शिक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान सम और विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। संविधान सम और विधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम और कानून, अर्थात वह नियम या कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं। जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यह आप सभी को ज्ञात है कि संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अर्थात संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह समूह होता है। संविधान किसी देश की नीतियों और सिद्धांतों का वह समूह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। जिसके आधार पर क्या किया जाता है? उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये होता है संविधान। क्योंकि 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? एक संविधान बनाना। देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? एक संविधान बनाना, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अतः विश्व के विभिन्न संविधानों में इसका सबसे विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। इस भारत के संविधान का विश्व के विभिन्न संविधानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीकों से समाज में समानता व न्याय को स्थापित किया जाता है। क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान किए जाते हैं उन्हीं के माध्यम से लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीकों से समाज में समानता व न्याय को स्थापित किया जाता है। जैसे महिलाओं को पूर्ण समानता का अधिकार प्रदान करना, जैसे महिलाओं को पूर्ण समानता का अधिकार प्रदान करना, देश की अनुसूचित जाति व जनजातियों की देश की मुख्य धारा में लाने के लिए
विशेष प्रावधान करना, भाषा व संस्कृति तथा समुदायों की सुरक्षा के लिए आदि का प्रावधान संविधान में किया जाता है। क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि समाज के इस बदलाव में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। संविधान निर्माता पहले से ही जानते थे कि समाज के इस बदलाव में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होना आवश्यक है, अर्थात शिक्षा का प्रावधान होना आवश्यक है। इस कारण संविधान में शिक्षा के संबंध में कई व्यवस्थाएं भी की गई। इस कारण संविधान में शिक्षा के संबंध में कई व्यवस्थाएं भी आरंभ की गई, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था सबके लिए शिक्षा। इस सिद्धांत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? सबके लिए शिक्षा, अर्थात संविधान में 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालक को 14 वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए एक प्रावधान किया गया था, या उसके लिए कोशिश की गई थी। किंतु यह तो हमारे देश की एक विफलता ही या असफलता कही जाएगी कि आज संविधान को लागू होने के 65 साल बाद भी यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस कारण क्या हुआ था? 2002 में संसद ने संविधान के संशोधन में परिवर्तन लाते हुए प्रारंभिक शिक्षा थी ना, उसे बुनियादी कानूनी अधिकार का दर्जा दिया। सेकंड है देश में शिक्षा व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी हो। सेकंड पॉइंट तो यह था कि देश में शिक्षा व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी हो, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की। इस पर काफ़ी वाद विवाद रहा। अंत में इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? राज्य सरकार को देना तय किया गया, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश था। क्योंकि हमारा जो देश था वो विविधताओं से भरा हुआ देश है, जिसे केंद्र सरकार से पूरे देश के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार से नहीं की जा सकती, केंद्र से पूरे देश के लिए उचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए हर राज्य में भाषा व संस्कृति के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। भाषा व संस्कृति के साथ साथ क्या था? शिक्षा की व्यवस्था करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य था। किंतु कुछ लोग इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप भी चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप भी चाहते थे, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए उसे राज्य पे छोड़ देना वो अनुचित समझते थे। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए उसे राज्य पर छोड़ देना अनुचित मानते थे। अतः इन सबको देखते हुए क्या हुआ? 1971 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। 1971 में शिक्षा को कहाँ लाया गया? समवर्ती सूची में लाया गया, जिससे केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ही इस विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। जिससे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस विषय पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। थर्ड है एक और नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत संविधान ऐसे शिक्षण संस्थान और शासकीय नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करेगा। संविधान ऐसे शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करेगा और ऐसी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करेगा, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के जो शैक्षणिक व आर्थिक हितों की आर्थिक हित है, उनकी क्या की जाएगी? रक्षा की जाएगी और उन्हें हर प्रकार के शोषण से बचाया जाएगा। किसके माध्यम से? संविधान के माध्यम से। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि हर नागरिक को अपना अपना धर्म मानने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। हमारे संविधान में शासन किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे संविधान में शासन किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देगा और न ही शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि सभी नागरिकों को कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फिफ्थ है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थाएं चला सकते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि
वो जो कमज़ोर वर्ग के जो समुदाय के जो लोग होते हैं वो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थाएं चला सकते हैं। तथा शिक्षा संस्थाओं में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी शिक्षा से क्या है, किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। सिक्स्थ है संविधान के तहत जो बच्चे अल्पसंख्यक भाषा बोलते हैं, जो बच्चे क्या होते हैं, अल्पसंख्यक, बहुत ही कम मात्रा में भाषा बोलते हैं, उन्हें प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा दिए जाने की भी व्यवस्था की जाएगी। मातृभाषा की शिक्षा दिए जाने की भी उनकी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम आज़ाद भारत में, जो सेकंड टॉपिक था हमारा, आज़ाद भारत में बुनियादी शिक्षा पर चर्चा करेंगे।